बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। वीकेंड पे कुछ डेवलपमेंट सी जो आज हम डिस्कस करेंगे शो में। हुकूमती मेहनत हम जानते हैं कि रंग ले आई। 26वीं आईनी तरमीम का इजलास जो रात 12 बजे से सुबह फजर तक चला था, तज्जियाकारों और माहिरीन के मुताबिक अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। अदलिया का हाल आज मुल्क में क्या है ये हम सब जानते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया। वो मोहतरम मोअज़्ज़ज़ काबिल तहसीन जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में एक फैसला देते हैं, आईनी बेंच में आकर अपने फैसले से दस्तबरदार होकर एक नया फैसला लिख देते हैं। हैरत अंगेज बात है। आखिर पाकिस्तान की अदलिया जिसका मकाम दुनिया में अफगानिस्तान की अदलिया के बराबर है, क्यों नहीं निजाम बेहतर करती। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी कहा गया था कि आम इंसान को इंसाफ मिलेगा, बर वक्त इंसाफ मिलेगा, अदलिया में बेहतरी आएगी, 25 लाख केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं वो खत्म होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो हुआ जो हुकूमती हलकों की ख्वाहिश थी। मखसूस नशिस्तों के केस में भी हमने यही सूरत हाल देखी। जिस मुल्क में हाई कोर्ट के जज साहिबान इंसाफ के मुतलाशी हों, वहां एक आम पाकिस्तानी आप जैसा मेरे जैसा अपने आप को कहां खड़ा देखता है। हमारा क्या मकाम है। वैसे एक सियासी जमात आजकल अपने आप को एक आम पाकिस्तानी से भी ज्यादा बेबस समझ रही है। आप समझ गए होंगे, बात कर रहा हूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ के लिए यक के बाद दीगरे हालात बुरे होते जा रहे हैं। कभी माइनस इमरान खान की सदाएं तो कभी पार्टी क़यादत में इख्तलाफात बढ़ने की खबरें गर्दिश करती हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भी मखसूस नशिस्तों के केस में फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका दे दिया। 77 मखसूस नशिस्तें अब हुक्मरान जमात और उनके इत्तेहादियों में तकसीम होंगी। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली अब ऐसा एक प्लॉट बन चुके हैं जिन पर कोई भी कब्जा कर सकता है। ऐसी जमीन है। इनकी मिसाल अब आजाद पंछी की बन चुकी है जो कहीं भी उड़ान भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा छक्का मारा है जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि आला अदलिया ने अपने ही फैसले पर यू टर्न लिया। 12 जुलाई 2024 का 8-5 का फैसला कलअदम करार दिया गया और नई तारीख रकम कर दी गई। 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी की अपील दायर कर रखी थी, जो कुछ जज साहिबान की नजर में तो काबिल समात थी ही नहीं। लेकिन फिर हम जानते हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, इनका वो जुलाई के फैसले का इख्तलाफी नोट, जिसे तारीख साज इख्तलाफी नोट कहा जाता है, जहां पर ये माइनॉरिटी होने के बावजूद मेजॉरिटी जजेस के फैसले पर अमल ना करने का कह रहे हैं। हैरत अंगेज बात थी। उन्हीं को नवाज कर फिर उसी इख्तलाफी नोट की बुनियाद पर आईनी बेंच की सरबराही से नवाजा गया। यकीनन सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बात करें अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस की, तो 5 जजेस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी गई है। 19 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ट्रांसफर केस में अपना फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आइन और कानून के मुताबिक करार दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया है। सीनियोरिटी की लिस्ट जारी कर दी है। जजेस की सीनियोरिटी के तयन और आर्जी या मुस्तकिल ट्रांसफर का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत को भेजा था। यकीनन अब ये सोचने की जरूरत है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं जिन्होंने अब अपील दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ, क्या वो समझते हैं कि अदलिया में हालात इसी तरह बेहतर हो रहे हैं या बिगड़ रहे हैं। इसके ऊपर ही बात करेंगे। खैर, बात करें सियासत की, तो पीटीआई के लिए पंजाब असेंबली से भी बुरी खबर सामने आई है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल करके उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान किया है। मलिक अहमद खान की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि यह अरकान असेंबली ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल खलल पैदा करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं और किसी हुकूमती रुकन को तकरीर करने भी नहीं देते। इसके अलावा अपोजिशन की 4 स्टैंडिंग कमेटीज के सरबराहान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पंजाब असेंबली में कामयाब हो गई और चारों कायमा कमेटी के सरबराहान अपने ओहदों से हाथ धो बैठे हैं। तब्दीली आ रही है और ऑफकोर्स ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, इसकी वजह से भी कहा जा रहा है, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब सियासत के ऐवानों में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्की हैं। कई बातें हो रही हैं
कि बिलावल साहब को भी वजीर आजम बनाया जा सकता है, लेकिन फिर आपने देखा कि सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने आके ये मीडिया के सामने वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने जा रही, ना ही इस बारे में सोच रही है, ना ही उनका ये मुतालबा है। जब सारी कयास आ रही हैं इस वक्त चल रही हैं, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी आज शो में, लेकिन ऑफ कोर्स पावर कॉरिडोर्स में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्की हैं। 77 सीट्स मिलने जा रही हैं, तो यकीनन इम्पैक्ट तो पड़ेगा। वीकेंड पे हमने सानिया स्वाद भी देखा, उसकी बात करते हैं, जिसको देख के हर आंख अश्कबार हुई। यकीनन गम सबको होता है दरिया की तेज मौजों को की नजर होने वाले। हम जानते हैं कि 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि एक बच्चे की लाश की तलाश अब भी जारी है। सूबाई हुकूमत ने जान भाग होने वालों के लिए फीकस 15 लाख रुपए का ऐलान किया है, मगर सवाल यह है कि क्या इस रकम से इंसानी जानें वापस आ सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। सवाल यही बनता है कि जब दफा 144 के तहत दरिया में नहाने पर पाबंदी थी तो रेस्क्यू का अमला क्यों वहां मौजूद नहीं था? सवाल यही बनता है कि क्या वजह थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए अफराद को रेस्क्यू नहीं किया गया? सिर्फ ये एक सानिया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दीगर सानियात कंटिन्यूसली रूनुमा होते रहे, लेकिन हुकूमत और अवाम ने कोई सबक हासिल नहीं किया। दोनों वैसे के वैसे रहे। मेरी नजर में जितने भी पाकिस्तान के सयाहती मकामात हैं वहां पर प्रॉपर रेस्क्यू का निजाम होना चाहिए। सयाहती मकामात तो छोड़िए, थोड़ा वक्त पहले मुझे याद है इस्लामाबाद की मरगला की पहाड़ियों में एक 15 साल के करीब का बच्चा गिर गया था और उनको उस बच्चे को ढूंढने में ही 7 दिन लग गए थे। रेस्क्यू तो फिर बाद में किया गया। हमारे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर दरिया हैं, पहाड़ हैं, हम जानते हैं केपीके का एरिया पहाड़ों से भरा हुआ है, और किसी का अगर पैर स्लिप हो जाए और वो खाई में गिर जाए तो खाई से निकालते निकालते उसकी जान चली जाती है। हम जानते हैं कि अगर मीडिया पे ये खबरें नशर ना होती, ये वीडियोस ना आती, सोशल मीडिया पे आउट कराए ना होता, वायरल ना होता, तो फिर इदारे और हुकाम हरकत में नहीं आते। बैरिस्टर सैफ आज भी आके अवाम के सामने तो कहते हैं कि हमारे पास एयर एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि उस एयर एम्बुलेंस की परफॉर्मेंस क्या है, कितने लोगों को उस एयर एम्बुलेंस ने बचाया है, वो जो करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के हेलीकॉप्टर पे खर्च हुए हैं उसका फायदा क्या है? तो इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मलिक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमेशा टाइम देते हैं, वी आर ग्रेटफुल। अजहर जावेद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अजहर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए भी। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा तैमूर मलिक साहब आपसे पूछ लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया ने यकीनन बहुत सारे मुतनाज़े फैसले दिए हैं जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है। आखिरी फैसला ये मखसूस नशिस्तों का आया, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 77 सीट्स हैं जो इस वक्त दी जाएंगी दूसरी पार्टीज को, और इस वक्त पावर लॉबीज के अंदर ही बड़ी तब्दीलियां मुतवक्की हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो जजेस ट्रांसफर केस था वो भी एक कंट्रोवर्शियल केस बना। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इंसाफ के मुतलाशी हैं, अपील कर रहे हैं वो उस फैसले के खिलाफ। निज़ाम अदल आज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बराबर है। आप कानूनदान हैं, आप स्टडी करते हैं इस पूरे सिस्टम को। क्या वजह है कि सर पाकिस्तान आज निज़ाम अदल में अफगानिस्तान के बराबर है, और क्या वजह है आप समझते हैं कि PTI के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं वो सब नेगेटिव हैं और PTI की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं? जी देखें, ये सिर्फ PTI के लिए बात नहीं है। जो भी आज फैसले बन रहे हैं और जो नज़ीरें कायम हो रही हैं, ये पाकिस्तान जो एक कॉमन लॉ मुल्क है, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की कोर्ट्स के फैसले। इंटरनेट डिस्टर्बेंस, आई थिंक मलिक साहब फ्रीज हो गए हैं। आई विल टेक दिस डिस्कशन टू अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब, योर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट सर। जी बिल्कुल। 26वीं आईनी तरमीम से पहले तो बहुत अच्छा था, जबरदस्त चल रहा था, बेहतरीन फैसले हो रहे थे, बेहतरीन अदलिया थी, बेहतरीन सर ये सार्केज़म है जो आप कह रहे हैं। ना मेरी बात सुन ले आप तला भाई, क्या हो गया? मैं पूछ रहा हूँ, सार्केज़म में कह रहे हैं, सीरियस कह रहे हैं? पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं आपको पूरा सीरियस ही कहूंगा। ओके सर, अभी सुने तो सही। ओके सर। ठीक नहीं, उससे पहले तो हमारे यहाँ ऐसा मिसाली निज़ाम था कि आप जो राह चलते लोगों को इंसाफ दिया जाता था। और अगर आपको याद हो, इसी तरह एक हमारे बड़े ग्रेट लीडर इमरान खान साहब सड़कों पे धक्के खा रहे थे, मुजाहरे कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा आप कहाँ फिर रहे हैं, आप मेरे पास आए, हमारे पास आए, हम आपको इंसाफ देते हैं। उनकी पिटीशन लगाई गई। फिर उसके बाद आपको याद होगा पनामा की जो एक चीज चली थी, उसमें जो जजेस बैठे हुए थे वो तो इतने जबरदस्त थे, इतने ईमानदार थे, इतने मुत्तकी थे कि उनकी गवाही तो मेरा ख्याल है कि कोई भी रियासत दे सकती थी। उन्होंने भी
जनाब उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने क्या अदल की क्या निज़ाम कायम किया था। उन्होंने तो कमाल कर दी थी। उन्होंने जो एक ऐसा फैसला जो कि सेशन कोर्ट में चलना चाहिए था, एक ऐसा केस, उसको अपने पास बुलवाया उन्होंने उसको एक बेंच कायम किया, फिर उसके बाद एक मॉनिटरिंग जज लगा दिया जजों पे, फिर पनामा के नाम पे कामा निकला। वो ये एक हमारी अफसोसनाक दास्तान है। ये आज से नहीं है, जस्टिस मुनीर के दौर से है। और ये मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि इस निज़ाम अदल को ठीक होना चाहिए, और जब तक ये निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन मसला क्या तला साहब, मसला ये है कि जिसको जो फैसला सूट करता है वो उस जज की हमायत शुरू कर देता है, वो उसकी शान में कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है। ना मैं ये कहूंगा जो पहले हुआ वो ठीक था, ना अगर अब शिकायत है ना वो ठीक है। लेकिन इसका हल क्या निकलेगा? हल तमाम जमातों को बैठ के निकालना पड़ेगा। आज तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पे है। उससे पहले हर जुमे को याद हो तो ये जुम्मा मुबारक का तहरीक इंसाफ के दौर में एक आया करता था मैसेज कि आज जुम्मा मुबारक है, आज देखिएगा क्या फैसला आता है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ। अगर आपको याद हो तो जैसे साकिब निसार साहब ने भरी कोर्ट में ये कह दिया था कि 3-4 MPs इधर उधर करना तो मेरे लिए मसला ही नहीं है। अगर आपको उससे पहले याद हो तो जो मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी शेर सेनेट के लिए छीना गया था, उसके बाद अब शिकायत तहरीक इंसाफ कर दिया, उसका इंतखाबी निशान छीना गया। तो ये तो एक ऐसी क्या कहते हैं दास्तान है, लंबी दास्तान है जिस पर सवाल शर्मिंदगी के कुछ किया ही नहीं जा सकता। कल हो या आज हमें अदालती निज़ाम पर जब तक हमारा एतमाद बहाल नहीं होगा, हमें अब ऐसे जो भी मामलात हैं, जो सियासी मामलात हों उसके हवाले से, या हमारी जुडिशरी का जो सिस्टम है इसको ओवरऑल चेंज करना होगा। देखिए बरतानिया हो कि अगर आप सिस्टम को देखें, जब केस यहाँ पे चल रहा होता है ना, तो आप यकीन करें यहाँ पे पाबंदी होती है कि जो जूरी में बैठे लोग हैं या जजेस बैठे हैं वो उस केस से मुतल्लिका किसी भी बंदे से राब्ते में नहीं आ सकते। यहाँ पे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना ममनू होता है उन दिनों में, उस जूरी के लिए या उस जज के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी में फैसले होते हैं। जजेस जो रिमार्क्स देते हैं वो टीवी चैनल्स की जीनत बन रहे होते हैं। तो ये एक अफसोसनाक अमर है जिसको दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे मुल्क में तो सर हाई कोर्ट के जजेस भी खत लिख के ये कहते हैं कि भाई रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है, जो नए जजेस आए हैं उनका स्टाफ रिश्वत ले रहा है, कोई उनको रोको। और जब वो ये खत लिखते हैं तो अगले दिन उस अदालत में जितने सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं ताकि अगली बार उनकी रिश्वत लेते हुए वीडियो ना बने। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपका आंसर पहले आ रहा था सर, आप फ्रीज हो गए थे, प्लीज कंटिन्यू। जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू कैन आई कैन हियर यू क्लियरली सर। देखें, मैं बिल्कुल ये इनकी बात से मैं एग्री करूंगा कि जो निज़ाम इंसाफ तो सबके लिए, सब पाकिस्तान के लिए है, तो उसके अंदर बेहतरी लाना किसी एक जमात की बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, कल को किसी और के खिलाफ हो सकते हैं। और जो असल चीज है वो ये है कि ये जो नज़ीरें कायम हो रही हैं इस वक्त आला अदलिया के फैसलों की, इनसे ही असरअंदाज होकर फिर जो मातहत अदालतें हैं वो भी फैसले करती हैं। तो ये काफी आने वाले सालों तक इनके बड़े मसाइल होंगे। और जो मखसूस नशिस्तों की आपने बात की वो तो एक केस है, लेकिन आप बेलों की बात ही ले लें कि कई लोग हैं जिनकी 2-2 साल से जो जेल में हैं, अंडर ट्रायल हैं, ना उनके ट्रायल कंक्लूड हुए हैं और ना ही उनके बेलों पे फैसले आ रहे हैं। ये भी पहले कभी नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने जो बेलें 8 रिजेक्ट की पिछले हफ्ते, उसका अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया गया और उन बेलों को भी रिजेक्ट करने की कोई बेसिस नहीं बनती थी। इस तरह की जो क्रिमिनल लॉ के अंदर नए अब ये नज़ीरें कायम हो रही हैं, ये सबके लिए नुकसानदेह होंगी, सिर्फ सियासी फैसलों के अंदर नहीं बल्कि आम आवाम के लिए भी। और जो आवाम का और बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर्स का, आपके सियासी निज़ाम का जो एतमाद उठता जा रहा है अदालतों से, आप देखें कि ये इलेक्शन की बात ही ले लें कि जो फैसले इन्होंने चंद महीने में करने थे वो आज तक नहीं हुए। जहां पे रिकाउंट होने थे, रिकाउंट होने के फैसले नहीं हुए। जहां सीटें की जानी थी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वहां पे फैसले आ गए, बाकी किसी में नहीं आए। बहरहाल ये मैं आज कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कल को कोई भी हो सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो तो कल भी कायम रहेंगे ना, जब तक अब कोई और 13 रुकनी से ऊपर कोई और बेंच बैठ के उस फैसले को बदलता नहीं है, जो कि इतना आसान नहीं होता। आपने ये भी कह दिया कि जी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। उन्होंने कहा 45 दिन के अंदर
आप इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर दें। पार्लियामान ने लेजिस्लेशन तो दूर की बात है, उसके ऊपर अभी तक कोई बात भी नहीं हुई है। तो देखें, इस माहौल के अंदर ये नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो रहा है। आप मईशत की बात करते हैं, पाकिस्तान अंदर मईशत भी तरक्की काबी कर सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट हो सके। वो किसके तहत होनी है? वो भी अदलिया के थ्रू ही होनी है। तो इन सब चीजों के लिए अदलिया की अपॉइंटमेंट्स का इशू जो है, अब सीनियरिटी का भी मसला आ गया, इतने मसाइल हैं, ये खाली इसके ऊपर ही कई शो हो सकते हैं आपके साथ। बिल्कुल सही। तो इन सबको देखने की जरूरत है और बिल्कुल अवाम के वसीतर मफाद में, मुल्क के वसीतर मफाद में सबको इसके बारे में सोचना होगा। ये वक्ती तौर पे किसी एक के खिलाफ चीज हो सकती है, लेकिन बहरहाल वैसे ये पूरे निजाम के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अजहर साहब, जो बोनस सीट्स मिली हैं, अब बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN में तकसीम होंगी। इन सीट्स के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा, कहा जा रहा है शायद बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते हैं। फिर शर्जील नाम मेमन साहब आते हैं, सिंध के सीनियर वजीर हैं, वजीर इत्तलात, आकर कहते हैं कि कोई ऐसी बात में सदाकत नहीं है, ना पीपल्स पार्टी सोच रही है, ना कोई मुशावरत हो रही है, ना उनकी डिमांड है। आपकी नजर में इन बोनस सीट्स से क्या किया जाएगा? चौधरी निसार अली खान साहब वापस आ रहे हैं, ये अफवाहें भी चल रही हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं सर? देखिए तला साहब, मैं तैमूर मलिक साहब बड़े पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान, और PTI में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, इनकी जो क़यादत है, अच्छे लोग हैं। वकला खासतौर पे गौहर मलिक साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब। मैं कंक्लूड पहले हिस्से को इस पे ये करूंगा कि इन लोगों को कम से कम जुडिशरी के मामला पर ये आज ये चीजें फेस करें से पहले दूसरी पार्टी ने कि इस पे इन्हें जो भी मामला है इसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, उसे टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, क्या ये नशिस्तें वैसे ही हासिल की गई हैं? इसका कोई मकसद था? इसका मकसद यही था कि 2/3 मेजॉरिटी लेके आया जाए। 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको पता, पिछली तरमीम के हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने रात 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक सबको तिगनी का नाच नचाया। बहुत सारे लोग गायब भी हो गए थे, उस दिन पैदा हो गए थे सिर्फ वापस। जी जी बिल्कुल, वही ना, वो जो सिचुएशन उस वक्त हुई थी। तो उसके बाद फिर जो मेरा ख्याल है जो रिजल्ट यही निकाला गया कि पहले नशिस्तें मिल जाएं तो फिर इसके बाद अगला काम किया जाए। बिल्कुल अगली तरमीम आएगी, आ रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी इनकार करे, पीपल्स पार्टी के लोग जितना मर्जी इनकार करे, एक सियासतदान जो है वो कभी भी पहले चीज को एडमिट नहीं करता, वो बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती हैं। और इस वक्त भी अगली तरमीम पर काम जारी है और उसमें क्या क्या आता है, पूरा एक पैकेज होगा। उस पैकेज की चौधरी निसार सर, चौधरी निसार, मेरा ख्याल है कि चौधरी निसार साहब से जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात थी वो एक कर्टसी कॉल थी, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर हैं उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब में वज़ीर आला हैं। चौधरी निसार साहब जो है वो एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने अपना जो भी मुखालफत की नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद वो कभी बोले नहीं ओपनली, और उन्होंने कभी कोई ऐसा तासुर नहीं दिया कि जिससे वो जो बुग्स या कोई ऐसी चीज सामने आए। मेरा ख्याल है अगर उनको वापस लिया जाए बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी मेरी मालूमात के मुताबिक अभी कोई फौरी ऐसी कोई बात जेरे गौर नहीं है कि चौधरी निसार अली साहब को वापस लिया जाए। अभी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को पता है, वो एक बड़े वसी दिल के मालिक हैं, उनकी पुरानी दोस्ती है चौधरी निसार अली खान साहब से, बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है। तो मेरा ख्याल है ये एक कर्टसी कॉल थी, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। चौधरी निसार अली खान साहब के लिए कहते हैं ना कि इमरान खान के लिए एक नरम गोशा था, इसलिए अब उनके लिए मुश्किल है आना वापस। देखिए, इमरान खान साहब भी उनके दोस्त थे, इमरान खान साहब उनके क्लास फेलो थे। तो सियासत से हट के जो लोग थे जिनकी दोस्तियां, अभी भी बहुत सारे सियासतदान हैं जिनकी सियासत से हट के दोस्तियां होती हैं। तो नरम गोशा भी ख्याल के चौधरी निसार अली खान साहब का कोई ऐसा नरम गोशा था जो हुकूमत के लिए नुकसानदेह होता। दोस्ती उनकी कोई अभी की तो नहीं है, 30, 40, 50 साल पुरानी दोस्ती थी और सबको इल्म था कि ये दोस्ती है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं। अभी चौधरी निसार साहब भी मेरे ख्याल फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे होंगे, तो इसलिए अभी कोई फौरी सियासत में कोई तब्दीली ना इसकी अभी जरूरत है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी इलेक्शन अभी तो 2 साल 3 साल हो सकता है, उससे पहले भी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब और प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है, बल्कि मेरी खबर के मुताबिक जो मालूमात है मेरी, वो उतनी कोई हंगामी नोयत की नहीं है, इट्स जस्ट अ कर्टसी का। ठीक सर। मलिक साहब, इमरान खान साहब से आज मुलाकातें हुई हैं, अलीमा खान और दीगर बहनों की।
और आज बैरिस्टर सैफ ने भी आके इमरान खान को बताया है कि बजट इतना जल्दी में क्यों लाया गया। फिर इमरान खान ने एक टीम का ऐलान किया कि ये टीम आकर मुझे बजट पेश करे। सारे मुजम्मिल असलम, तैमूर झगड़ा साहब और अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर 2-4 नाम थे, और उन्होंने कहा कि फिर वो बजट को हतमी शक्ल देंगे। और आपकी नजर में इस वक्त इमरान खान साहब के साथ जो हालात हैं, अलीमा खान साहबा तो कह रही हैं कि वो डटे हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, मुकाबला कर रहे हैं, अकेला उनको रखा हुआ है कन्फाइनमेंट के अंदर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 1 महीने से। आपकी नजर में इमरान खान कब निकलेंगे जेल से, और क्या आपको लगता है कि बजट में वो बड़ी तब्दीलियां लेकर आएंगे, क्योंकि वो नाखुश हैं, स्वाद की सूरत हाल से भी नाखुश हैं? देखें, जहां तक बजट की बात है तो बिल्कुल उनके नाम पर वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी है, तो जाहिर है उनका इसमें अमल दखल है इस चीज़ के अंदर। और बजट लार्जली जो है उसमें लोगों ने तारीफ ही की है, जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया गया है उसमें एक सरप्लस का इशू है कि सरप्लस को किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। वो भी मुजम्मिल असलम साहब और दूसरों ने उसके ऊपर भी काफ़ी बातें की हैं पब्लिक के अंदर कि उसका क्या फ़ायदा है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। कुछ और चीज़ें हैं जो कि खान साहब की ख्वाहिशात होंगी खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से, तो बिल्कुल वो उसमें जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती टीम है, माशती टीम है, उनको इंस्ट्रक्शंस जा सकती हैं, सजेशन हैं कि ये आप अपनी टीम्स के आगे, पार्लियामान के आगे रखें, और अगर मंजूर होती हैं तो बिल्कुल उनको मंजूर करें। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की भी बातें सुनते हैं, जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत है, तो नेचुरली उसी तरह यहाँ पे भी मामला चलेंगे। जहाँ तक बाकी बात है कि आप क्या देखते हैं कि वो निकलेंगे कब, मैं देखें उनमें से तो हूँ नहीं जो रोज़ नारा लगा दें कि वो अगले हफ्ते बाहर आ रहे हैं या ईद से पहले बाहर आ रहे हैं। हकीकत यह है कि उनकी जिस केस में उनको एक नाहक सजा दी गई है, उसकी सस्पेंशन जो है, उसका मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने मुसलसल लटक रहा है। अगर ये कोई आम केस होता जिसका केस शुरू हो चुका होता तो शायद पिछली 1-2 हेयरिंग्स के अंदर ये मामला खत्म हो चुका होता। अब बहरहाल अब कोर्ट हॉलीडेज भी शुरू हो गए, तो देखना ये क्यों होता है। उसके अलावा उनकी जो 9 मई के केसेस की लाहौर की जो बेलें थी, वो लाहौर हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते उनको खारिज कर दिया, उनकी इजाजत नहीं दी। तो जाहिर है जब तक उनमें भी बेलें नहीं होती तो उनका निकलना इतना आसान नहीं है। 2032 तक कोर्ट जाना पड़ेगा, 2032 तक निकलेंगे। 2032 तो बहुत दूर की बात है। देखें, ये दिन, अगर वही बात जो हम आज का आपके शो का एक इनिशियल फोकस रहा कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, ये नुकसान सारे निज़ाम का हो रहा है, किसी एक शख्स या एक जमात का नहीं, तो उसी रूह से मैं ये कहूँगा कि देखें यहाँ पे भी अगर केसेस चलते हैं, लगते हैं, तो ये तो हफ्तों में नहीं। गुफ्तगू करेंगे सियासी सूरत हाल पर, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाहु खैर। बुखारी साहब, अब पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, जो मखसूस नशस्तों का फैसला आया जिसके बाद कहा गया कि रिजर्व सीट्स जो है पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर में तकसीम की जाएं, उसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। पीपल्स पार्टी के जियाले नारा लगा रहे हैं वजीर आजम बिलावल, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बिलावल साहब भी वजीर आजम बन सकते हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं पीपल्स पार्टी वफाक में शामिल हो सकती है। शर्जील इनाम मेमन को आके पूरी कौम को बताना पड़ा कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रखती है कि वफाकी हुकूमत में शामिल हो। आपकी नजर में क्या सियासी सूरत हाल में इन रिजर्व सीट्स के मिलने के बाद कोई तब्दीली मुतवक्के है? डू यू फोरसी एनीथिंग सर? शुक्रिया। गुजारिश है कि स्ट्रेंथ की बुनियाद पे, जो नेशनल असेंबली की स्ट्रेंथ पे बुनियाद पे ही गवर्नमेंट्स बनती हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। अभी सूरत हाल है जो रिजर्व सीट की जजमेंट आई, इसमें यह है कि हमारी तादाद 74 हो जाएगी और PMLN की भी तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन है कि एस्पायर करना टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, तो इस पर तो पाबंदी नहीं लग सकती। ऑफ कोर्स ये हमारी ख्वाहिश तो बिफोर इलेक्शन भी थी, कि हमारा नारा भी था कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल का नारा हमारा था, वज़ीर आज़म बिलावल। लेकिन जब हमने 8 फरवरी के रिजल्ट्स को देखा तो हमने गिव अप कर दिया, मेरी क़यादत ने, मेरी जमात ने,
और हमने जो दीगर दो बड़ी जमातें थीं पार्लियामेंट में मौजूद, उनको कहा आप गवर्नमेंट बनाएं, और हमने अल्टीमेटली साथ फिर PMLN का दिया, और इसलिए दिया कि हम सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करते थे। और इसलिए और अभी भी आप देखें कि नेशनल असेंबली में स्ट्रेंथ होगी तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। करेक्ट। सो फार हमारे पास वो स्ट्रेंथ तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई स्ट्रेंथ हमारे पास हो तो उसके लिए एस्पायर करना तो कोई जुर्म नहीं, कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। PTI के हालात आप कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि वो अपनी ही गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि उनके लिए कोई स्पेस क्रिएट होना चाहिए? क्या इमरान खान को देख के आपको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की याद आती है सर? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और इमरान खान। आप क्या कंपैरिजन करते हैं? कहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और कहाँ इमरान खान? और इमरान खान ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन हमेशा डायलॉग करता है, और इसमें और पॉलिटिशियन की में उसमें कंसिस्टेंसी होती है, और वो कॉन्टिन्यूटी पे बिलीव करता है। ये तो यू टर्न का बादशाह है, एक दिन एक बात करता है, दूसरे से दूसरी बात करता है। तो जो बंदा आए दिन अपनी बात से मुकर जाए उसको क्या कहा जाता है उर्फ आम में? उसको सर वो मुनाफिक भी कहा जाता है सर, जो अपनी बात से मुकर जाए, एक जगह खड़ा ना हो, मुनाफिक कहेंगे सर उसे। बदायत भी कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तो उस पर ट्रस्ट करते हैं ना कि जिस पे उनको एतमाद उस पे होता है कि उनको यकीन हो कि ये अपनी बात पे खड़ा रहेगा। यानी सर जो लोग कहते हैं कि इमरान खान अगर जेल में मर गया तो भुट्टो बन जाएगा, वो गलत समझ रहे हैं। और देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद और इमरान खान। अल्लाह उसको जिंदगी दे, लेकिन वो अगर तबई बहुत मरेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो शहीद किया गया था। जी हाँ। तो ये तो कैद काट रहा है, सजा काट रहा है, और मैं समझता हूं कि ये तो इनकी पार्टी भी इंटैक्ट नजर नहीं आती और एक पेज पे नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। अब बुखारी साहब, एक इशू हमारे मुल्क में इस वक्त बड़ा वायरल है, हर कोई उसे डिस्कस कर रहा है। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि आप माशाल्लाह से पावर कॉरिडोर्स का इतना वक्त हिस्सा रहे हैं, आप उनको ज्यादा समझते हैं और मुल्क के निजाम और सिस्टम को भी ज्यादा समझते हैं। सर, ये स्वात के अंदर हमने देखा किस तरीके से हमारे सयाह लुकमा अजल बन जाते हैं। हम ये जानते हैं कि सर हमारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहां पे इमरजेंसी सिस्टम ना होने के बराबर होता है। सर, पिछले साल ही मैं भी मरी के पास पहाड़ों में अपने दोस्त के साथ चल रहा था और मेरा दोस्त खाई में गिर जाता है और शहीद हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मैं बड़ी कोशिश की उसकी हेल्प करने के लिए, ना कोई मुझे एयर एम्बुलेंस मिली। इन पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर चल नहीं सकता, वो कहता है हम तो एयर एम्बुलेंस में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इस्लामाबाद की मरगला की पहाड़ी में कोई बच्चा गिर जाता है, 7, 8, 10 दिन तो उसको ढूंढने में लग जाते हैं, रेस्क्यू करने में। क्या वजह है कि पाकिस्तान में रेस्क्यू का सिस्टम स्पेशली इन टूरिस्ट स्पॉट्स पे कागजों में है, फाइलों में है, ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आंखों से नजर नहीं आता? नैयर हुसैन बुखारी साहब, ये मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की इनकम्पिटेंस है। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। पॉलिसीज हुकूमतें बनाती है जो पार्लियामान में बैठी होती हैं, उनको एग्जीक्यूट करना सिविल ब्यूरोक्रेसी का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, इसको अब इसमें तब्दीली आनी चाहिए। वो अपने आप को हाकिम मत समझा करें, आवाम का खिदमत गुजार समझें, सर्वेंट ऑफ दी पीपल ऑफ पाकिस्तान समझें। तो ये इनकी इनकम्पिटेंस है। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक भी इंश्योर करे ना, और वो भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात, अगर दरिया पे इंक्रोचमेंट्स हैं तो किसकी वजह से इंक्रोचमेंट्स हैं? करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से, या उन करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैनेज कर रहा है, जो उन पे हुक्मरानी कर रहा है, उनकी वजह से हैं। तो दे आर ऑल अकाउंटेबल। इस्लामाबाद में आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद में भी कौन अकाउंटेबल होगा? प्राइम मिनिस्टर सर? पहले तो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, फिर ऑब्वियसली द इंटीरियर मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक सर। अब बुखारी साहब जी, ये वायर टैक्स मनी इज गिवन टू देम। बिल्कुल ठीक सर, वैसे ही कह रहे हैं। फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
अगर कहीं वो नेग्लिजेंस करते हैं देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बुखारी साहब, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारे दिल की एक आवाज है कि वो दिन कब आएगा जब हमारा दुश्मन भारत हमें पानी की धमकी देना बंद करेगा। आपकी नजर में वो दिन कब आएगा? देखिए, उसके साथ दुश्मनी तो पिछले 75-77 सालों से हमारी चल रही है। उसने तो पार्टीशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो नई स्टेट क्रिएट हुई उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और डे वन हॉस्टिलिटी तो थी। जब तकलीफ में होता है तो फिर बामा करता है। 48 में भी उनका प्राइम मिनिस्टर बामा करके तो यूनाइटेड नेशंस में गया था, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में नहीं गया था। जवाहरलाल नेहरू अप्रोच द यूनाइटेड नेशन और फिर वहां कमिटमेंट की कि प्लेबिसाइट होगा, और जिसकी बुनियाद पे वो जो झड़पें हो रही थी वो रुक गई, बंद होगी। और अभी रिसेंट जो मई में 6 और 7 मई का था, पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, अपना दिफा भी दिया। तो फिर वो ही उसने भी अप्रोच किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और हमारा सीज फायर कराओ, हमारी सुलह कराओ। तो हम समझते हैं कि ये थ्रेट दे रहा है ना, यू नो कि ये 1951-50 से ऑनवर्ड ये ट्रिटी जो है इंडस बेसन ट्रिटी, ये 10 साल लगे इसको फाइनलाइज करने में और एग्जीक्यूट करने में। और उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर भी है, और हमें फाइनेंस किया उस वक्त इसके लिए, और इवन द ब्रिटिशर्स फाइनेंस इट ऑल्सो, कि जो हमने तरबेला डैम बनाया, हमने मंगला डैम बनाया, और फिर हमने वो इरिगेशन सिस्टम के लिए चैनल्स बनाए और कनाल्स बनाए। तो ये इट इज़ नॉट ईजी कि वो इस तरह कर देगा, और इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता है लोअर राइपेनियन के लिए। अगर इस तरह हो तो हर अपर राइपेरियन वाला तो सबका पानी बंद कर दे दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये भी तो खबरें तो बुखारी साहब, ये भी खबरें हैं कि कि भारत इस वक्त पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए वहां पे कुछ डेवलपमेंट्स कर रहा है, पानी का रुख बना रहा है अपने रेगिस्तान में छोड़ने के लिए। इन खबरों से हम किस तरह कंफर्म करें, और आपकी नजर में ये खबरें कितनी खतरनाक हैं सर? अगर ऐसा करेगा तो मेरी क़यादत ने कहा ये फिर जंग होगी। चेयरमैन बिलावल ने कहा, बाहर कहा। तो अगर भारत जंग करना चाहता तो हम तैयार है भारत के साथ जंग करने के लिए। क्योंकि सर मोदी का जो है ना वोट बैंक बहुत डाउन गिरा है इस जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान से, तो वो कुछ ना कुछ एडवेंचरिज्म करना चाहता है अपने वोट बैंक को बचाने के लिए। अगर वो एडवेंचरिज्म करेगा तो हम स्ट्राइक बैक करेंगे। देखिए जी, अब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता ऑन दी डिफेंस ऑफ आवर कंट्री। बेशक, वेरी ट्रू। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा नैयर हुसैन बुखारी साहब, एक पाकिस्तानी का सवाल। आखिर आपकी नजर में सर, आप सीनियर हैं, आपने पाकिस्तान का बहुत दौर देखा है, सुनहरी दौर भी देखा है, आज का वक्त भी देखा है। वो वक्त कब आएगा जब हम भी मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़े होंगे, कर्जों से निजात होगी, हम भी चीन और भारत की तरह ईरान से सस्ता तेल, सस्ती बिजली, सस्ती गैस खरीद सकेंगे अमेरिका के दबाव के बावजूद, हम भी गुर्बत का खात्मा कर सकेंगे, बेरोजगारी, बहुत सारे इश्यूज है पाकिस्तान में। सर आपकी नजर में पाकिस्तान का इकोनॉमिक आउटलुक, मुस्तकबिल कैसा है बुखारी साहब? देखिए जी, उस पर आपको यह गौर करना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है। आप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों चाहे आपके और, लेकिन ये आप जो लग्जरियस आइटम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और फिर वो कहते हैं ना कि घर के असासे बेच के तमाशबीनी नहीं करनी चाहिए, कर्जे लेके तमाशबीनी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को कंटेंटमेंट में रखें, कन्फाइन करें, और फिर आपकी, मैं बेसिकली समझता हूँ रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं हम, कि एग्रीकल्चर को आप देखें, उसको सपोर्ट करें। आपका वो प्रोडक्ट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए यू कैन अर्न डॉलर्स। वेरी ट्रू। आपका बाइसिकल तो शायद बाहर नहीं बिकता, लेकिन आपका आम भी बिकता है, आपका चावल भी बिकता है, आपका टेक्सटाइल का प्रोडक्ट भी बिकता है। वेरी ट्रू। तो आपको उस सेक्टर पे तवज्जो देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी सवाल, जब आप चेयरमैन सेनेट थे उस वक्त आपकी तनख्वाह 21 लाख नहीं थी, कैसे गुजारा करते थे सर? आज अब तो 21 लाख हो गई, आपको कैसा लगता है ये इंक्रीज सर?
आई डोंट नो 21 लाख हुई नहीं, मेरी तनख्वाह तो 1,20,000 थी। हाय, इस दौर में लगते सर आपको 21 लाख मिलते सर। टाइम का फर्क ना। देखे ना जी, ये देखे कि इस पे खैर प्राइम मिनिस्टर ने कोई नोटिस भी लिया, और ये प्रपोज किसने किया? PMLN ये प्रपोज नो वो उन्होंने भी नहीं। फिर ये ब्यूरोक्रेसी होती है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ जल्दी से कि मेरा घर मिनिस्टर कॉलोनी में नहीं है, तो मेरा घर थोड़ा बाहर है, बाराखू साइड पे मेरे गांव में है। तो मुझे किसी स्टाफ ने कहा कि जी ये 360 लीटर्स पेट्रोल है पर मंथ, आपकी जो आपकी गाड़ी घर में है उसके लिए, आपका घर दूर है, उसको आप 500 ना कर दें। तो मैंने कहा नो, माशाल्लाह, ये 360 काफी है, और अगर ये ज्यादा इस्तेमाल होगा तो मेरा ड्राइवर जो है, मेरे स्टाफ सर आपके नाम में इसीलिए तो बुखारी है। लेके यकीनन सैयद जादो की बड़ी शान है और आपके अंदर खून भी ऐसा है। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब आपके लिए। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।